मोस्टली आंसर्स आप लोगों ने ही देने, जहां पे आप लोग फंसेंगे वो बात कर लेंगे। क्लियर है, दिख रहा है सबको? 136 की बात कर रहा हूं मैं। 136 में कह रहे हैं इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 2.998 एक्सपोनेंट 8, व्हाट इज दिस स्पीड इन किलोमीटर पर आवर्स। कैसे निकालेंगे किलोमीटर पर आवर्स में? स्पीड ऑफ लाइट आपको दी हुई है 2.998 एक्सपोनेंट मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर पर आवर्स में निकालना है। क्या करना चाहिए? डिवाइडेड बाय 1000। और अच्छा, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि भाई मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 1000। एक चीज तो कंफर्म हो गई। और सेकंड से आवर्स में जाना है। जब आप आवर से सेकंड में जाते तो किससे मल्टीप्लाई करते थे? तो इसमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 3600। अच्छा, मैं कंसिडर ये करता हूं, मेरे पास है 3 एक्सपोनेंट 8, ठीक है भाई, 2.99 एक्सपोनेंट 8 दी हुई है ना, मैं उसको कंसिडर कर रहा हूं समझाने के लिए कि मैं कितनी ले रहा हूं, 3 एक्सपोनेंट 8। सबसे पहले इसका यूनिट क्या है? मीटर, और अपॉन में क्या है? सेकंड। जहां कुछ नहीं लिखा हुआ वहां 1। अच्छा, अब इसको कन्वर्जन करनी है तो 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर से किलोमीटर में जाना है तो डिवाइडेड बाय 1000 यानी 10 की पावर 3। और नीचे लिखा हुआ है 1 सेकेंड। सेकेंड से आवर्स में जाने के लिए क्या होगा? 3600। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा भाई, अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा इसको घुमा के लिख रहा हूं। कैसे लिख रहा हूं? 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 10 पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 3600। ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। और इसको मैं लिख लेता हूं 3.6 एक्सपोनेंट कितना? 3, और नीचे क्या आ गया? 1। यहां तक कोई मसला? 3 को 3.6 से मल्टीप्लाई कर लें, कितना आ जाएगा? 3.6 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 6 18, 3 3 9, कितना हो गया? तकरीबन 9.8, सॉरी कितना हो गया? 10.8। 3 6 18, कैरी 1, 3 3 9 प्लस 1 10, 10.8 एक्सपोनेंट 3 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट 3। ठीक है, एक्सपोनेंट 3 से एक्सपोनेंट 3 कैंसिल, ये एक्सपोनेंट अपनी जगह पे मौजूद है, तो तकरीबन कितना आंसर हो गया? 10.8 एक्सपोनेंट 8। करीब करीब का आंसर कुछ है इसका? 9 नहीं है क्या? क्यों नहीं होगा 9? इसको एक दफा पीछे ले जाओ तो ये कितना हो गया? 1.08। पीछे लेकर गया तो 8 प्लस 1 कितना हो गया? 1.08 एक्सपोनेंट 9। समझ आई कहानी? क्या करा? दोबारा देख लें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। आपको क्या करना था? स्पीड ऑफ लाइट आपको दी हुई थी 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। इधर देख लीजिएगा, आपने इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो भाई मीटर से किलोमीटर्स में जाने के लिए मैं करता हूं डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है भाई, और सेकंड से आवर्स में जाने के लिए मैं करता हूं डिवाइडेड बाय 3600। आप उल्टा काम करते हुए हैं, आप मीटर से किलोमीटर से मीटर में आते हैं। अगर आपको याद हो ये वाली कैलकुलेशन 36 किलोमीटर पर आवर, तो आप क्या करते थे? 36 किलो की जगह आप लिखते थे मल्टीप्लाई बाय 1000, क्या बच जाता था? मीटर। नीचे लिखा हुआ है 1 आवर, 1 आवर में 60 मिनट और कितने सेकेंड्स? 60। आप ये काम करते हुए आए, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और आवर से सेकंड में जाने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई। मुझे उल्टा करना है, मुझे किलोमीटर पर आवर नहीं, मुझे मीटर पर सेकंड से कहां जाना है? किलोमीटर पर आवर।
तो जहां ये मल्टीप्लाई हो रहा था वहां अब क्या हो जाएगा, डिवाइड, और जहां ये मल्टीप्लाई हो रहा था वहां ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 3 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर में जाने के लिए किससे डिवाइड कर दिया, 1000। इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या होगा, 1, तो डिवाइडेड बाय किससे, 1 से। और नीचे देखो ऊपर हो गया अब ये किलोमीटर, और नीचे मुझे आर चाहिए। 1 सेकेंड में कितने घंटे, 3600 से क्या करवा दिया मैंने इसको, डिवाइड। अब आप इसको बेसिक मैथ्स कर लें। 3 एक्सपोनेंट 8 1000 का मतलब हो गया 10 पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3600। सही है, जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो हो जाता है रेसिप्रोकल। तो 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइडेड बाय 1। अब आपकी मर्जी है, आप इसको एक्सपोनेंट्स में लेकर चले जाए या ऐसे ही सॉल्व कर लें। मैं एक्सपोनेंट्स में लेके इसलिए जा रहा हूं कि कैंसिलेशन हो सकती है। 10 पावर 3 है, कैंसिल करने के लिए 10 पावर 3 चाहिए। अगर मैं डेसिमल को 3 दफा पीछे ले आऊं तो यहां कितना हो गया, 3 एक्सपोनेंट 8 अपॉन 10 पावर 3। वहां मैं डेसिमल को 3 दफा पीछे लेकर आया, 3.6 10 पावर 3 डिवाइडेड बाय 1। 10 पावर 3 से 10 पावर 3 कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो आया 10.8 एक्सपोनेंट 8। आपके उसमें एक्सपोनेंट 9 दिया हुआ है, इसको मजीद पीछे ले आए तो 1.08 एक दफा पीछे लाया तो 10 की पावर 1 और पहले से मौजूद थी 8। 8 प्लस 1 कितना हो गया, 1.08 एक्सपोनेंट 9। देख ले इसके पास का ऑप्शन क्या मौजूद है आपके पास, 1.078 मौजूद है शायद। अच्छा मैं देख लेता हूं प्लीज, पहला ही ऑप्शन है ना 1.078 एक्सपोनेंट 9, सही तो है। बस तो आप सही कर लें इसको, पहला ऑप्शन है इसका करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। अच्छा भाई जरा बोर्ड की तरफ तवज्जो। इस सवाल में होना ये सवाल पूछ रहे हैं, सवाल देख लिएगा। सवाल पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इनमें से कौन ऐसा है जिसकी डायमेंशन है, कौन है, ओमेगा की नहीं होगी, एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन होगी। सवाल है आप लोगों से, नहीं होती। क्यों नहीं होती, उसका यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। एक सिर्फ समझाने के लिए मैं बता देता हूं ओमेगा की डायमेंशन क्यों नहीं है, क्योंकि ओमेगा का यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं है, और टाइम की डायमेंशन क्या है, टी, तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0। तो इसका मतलब यहां सिर्फ कौन सा आंसर सही है आपके पास, एक्सेलरेशन। ठीक है मेरा बेटा, आगे कैसे होगा ये क्वेश्चन। A body is dropped from a certain height. How far does it fall in the first second? यानी आपको हाइट मालूम करनी है, नीचे गिर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0, और कौन से सेकंड का टाइम निकालना है, s इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्योंकि ये नीचे गिर रही है तो S H के बराबर, A बराबर G के, और G का आंसर क्या है 9, G की वैल्यू क्या है 9.8। H निकालना है, नीचे गिर रही है VI 0 टाइम 1 प्लस 1/2, A की वैल्यू 9.8 और T कितना है 1 का स्क्वायर। H इज इक्वल्स टू 0 1 जा 0, खत्म। 9.8 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, तो आप इसको अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं, क्या आएगा इसका आंसर 5, 4.9 या उसका राउंड ऑफ 5। द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज, क्या होगा, सिर्फ यूनिटी,
यूनिटी और लेस, ये 1 भी हो सकती है और 1 से थोड़ी सी कम भी हो सकती है, 1 से ज्यादा नहीं होगी, ये कंफर्म है। मैक्सिमम क्या हो सकती है? 1 यूनिटी, और नॉर्मली तौर पे 1 से थोड़ी बहुत कमी मिलती है, 0.9 0.98। तो इसका सही आंसर क्या है? यूनिटी और लेस। जी अगला 140। A particle moves along a straight line such that its position is given by, where s is in meters and t is in seconds. What is the velocity of particle at t is equals to 3 second? डेरिवेशन होगी, ये तो डेरिवेटिव्स है, इसको आखिर में करते हैं, डेरिवेटिव है पूरा, जल्दी जल्दी बाकी सारे हो जाएंगे, पूरा करवाना पड़ेगा। चले भाई अब आ जाएं 140 पे, 141। अब से अच्छा 141 से तो तकरीबन सारे आसान है सिवाय एक आपके। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन। कौन सी पेयर के बारे में बात हो रही है इसमें? एक्शन एंड रिएक्शन। 142 देखिएगा, इसका आंसर बताएं, और मेरे हिसाब से 142 के चारों आंसर सही हैं, मैं आपको प्रूफ भी कर दूंगा अभी। 141 तो हो गया ना, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। 142 का आपके हिसाब से कौन सा करेक्ट आंसर है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एंगुलर मोमेंटम? इट इज कंजर्व्ड ओनली एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। अगर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम याद है तो उसमें यही कहा गया था, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइज ऑन अ बॉडी द एंगुलर मोमेंटम विल ऑलवेज बी कंजर्व। अगर किसी किस्म का टॉर्क नहीं लगेगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगी। इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो सकता है, मतलब सही है। इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी तो सही है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? अगर आप पोजीशन वेक्टर वाला निकालें तो L इज इक्वल्स टू R क्रॉस P, ठीक है ना। P लीनियर मोमेंटम है, P किसके बराबर होता है? mv, सॉरी P किसके बराबर होता है? mv। तो L बराबर हो गया R क्रॉस mv। अच्छा R भी वेक्टर है और V भी वेक्टर है, मास क्या होगा? स्केलर। तो L इज इक्वल्स टू, इसको इक्वेट कर लें, M पहले आ जाता है, R क्रॉस V आ जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या आना चाहिए? mvr साइन थीटा। अब इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम मास पे, वेलोसिटी पे, डिस्टेंस पे, तीनों पे डिपेंड कर रही है। अब अगला ऑप्शन कह रहे हैं डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल डिपेंड कर रही है, फॉर्मूले में आ रहा है। इट डिपेंड्स ऑन द लीनियर वेलोसिटी, बिल्कुल डिपेंड कर रही है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी है। ये चार ऑप्शन सही है, इसकी की गलत है, इसमें आएगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन इसके करेक्ट है, तो इसका एक पांचवा ऑप्शन होना चाहिए था, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ दी अबव, ऑल आर करेक्ट। ये सारे ऑप्शन इसके बिल्कुल ठीक है। क्यों? आपका फॉर्मूला ही बता रहा है कि भाई इस लॉ को ड्राइव करने में हमें यह पता चला था, अगर कोई टॉर्क नहीं होगा एंगुलर मोमेंटम सेम या कंजर्व्ड रहेगी, ठीक है। फिर उसका फॉर्मूला जब मैंने मजीद खोला तो मुझे पता चला मास पे भी डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रही है, और क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर। तो ये तो सारे ऑप्शन सही हैं, तो इसका मतलब इसका करेक्ट की होगी ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन 143 कितना लगाया? A stone of 2 kg is tied to a 0.50 long string and swung around a circle at an angular velocity of 12 radian per second. The net torque, मेरी एक बात बताइएगा, टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क बराबर होता है आई मल्टीप्लाई बाय अल्फा। अल्फा क्या चीज है? एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कब आएगी? जब वेलोसिटी चेंज होगी या ऐसी आ जाएगी? चेंज होगी। और आपने पढ़ा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी हमेशा कैसी रहती है? कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी यानी कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो जब वो चेंज नहीं होगी तो किसी किस्म का एक्सेलरेशन नहीं होगा। और अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग कैसा हो गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपके पास? जीरो।
ये बात समझ आई? मैंने क्या कहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। एक सर्किल में घूम रहा है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी 12 है। मसला ये है, जब आपने रोटेशनल मोशन पढ़ा तो आपने पढ़ा एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन होगी नहीं, और जब एक्सेलरेशन नहीं होगी तो किसी किस्म का टॉर्क नहीं होगा। अच्छा, मसला क्या है, आप कॉमन सी चीज यूज करें कि अगर वेलोसिटी कब चेंज होगी, मैं जब सर्किल के ऊपर फोर्स लगाऊंगा, और वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्किल में घुमाने के लिए चाहिए या कर्व करने के लिए चाहिए, टर्निंग इफेक्ट टॉर्क कहलाता है। यानी टॉर्क जब होगा जब मैं उसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा तो एक्सेलरेशन आएगी, और एक्सेलरेशन जब आती है जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो। तो अगर उसकी वेलोसिटी हमेशा ही 12 रह रही है तो इसका मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं आ रही। जब कोई एक्सेलरेशन नहीं आ रही तो कोई फोर्स नहीं लग रही, और कोई फोर्स नहीं लग रही तो इसका मतलब किसी किस्म का टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा। क्लियर है? ये सारे रिलेशंस है। क्या रिलेशन था, मैं आपको इनडायरेक्ट सिखाऊं। देखिए, टॉर्क का मतलब हुआ कि वो जो बॉडी है वो हर सर्किल के बाद तेज हो रही है, ऐसा ही है ना। इसका मतलब टॉर्क जब आएगा जब मैं उसके ऊपर क्या चेंज कर रहा हूं, फोर्स। फोर्स जब आएगी जब उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का ताल्लुक किससे, चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी सेम रह गई तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो एक्सेलरेशन भी नहीं आएगा, एक्सेलरेशन नहीं आया तो फोर्स भी नहीं आएगा, और फोर्स नहीं हुआ तो टॉर्क भी नहीं होगा। अगला देखिएगा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज वेक्टर इन रोटेशनल मोशन। क्या चीज, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर एक्सेलरेशन भी तो वेक्टर है। अगर किसी रोटेशनल मोशन में एक्सेलरेशन आ गई तो वह एंगुलर होगी, और एंगुलर है तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, तो वेलोसिटी भी होगी और एक्सेलरेशन भी होगी। बट अभी वही पिछली बात कि हम तो बात ये कर रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी, एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं। तो जब एक्सेलरेशन नहीं आ रहा तो बचा क्या, सिर्फ वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी इसका आंसर है, बट एंगुलर एक्सेलरेशन हो सकता है। ये तो मैं पिछले कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको बता रहा हूं ना। अगर एक ब्लैंक एमसीक्यू आ गया और वहां ऑप्शन हुआ बोथ, तो आपने बोथ की तरफ ही जाना है। यहां तो हमारे पास बोथ वाला ऑप्शन है ही नहीं। अगर कोई बॉडी सर्किल में घूम रही है और उसकी वेलोसिटी थोड़ी भी चेंज हुई तो एक तो वेक्टर हो गई हो, और वेलोसिटी चेंज हुई तो क्या आई, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर। तो दोनों वेक्टर हो सकती है। जी जनाब, सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मतलब एक स्फीयर जो बिल्कुल सॉलिड हो, जैसे वो बॉलिंग वाली बॉल जो होती है वो पूरी भरी हुई होती है अंदर से, और एक बॉल आप समझ लें फुटबॉल, हॉलो स्फीयर वो अंदर से खाली होती है। इन दो स्फीयर्स की बात हो रही है। अब आपसे क्या कह रहे हैं, इन दोनों का सेम मास है और सेम रेडियस है, और इनको साइमल्टेनियसली रिलीज किया गया रेस्ट से एट द टॉप ऑफ अ रैम, यानी ऊपर से नीचे फेंका गया है रैम से। विच स्फीयर्स रीचेस द बॉटम ऑफ द रैम फर्स्ट। लॉजिक के साथ बात करिएगा प्लीज। सॉलिड स्फीयर भाई, एक तो जब वो गोल घूमेगा तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक जब मैंने उसको रेस्ट से मोशन में लाया तो वो रेजिस्ट करेगा, उसमें इनर्शिया होगा। कौन सा इनर्शिया, वो गोल घूमता हुआ आएगा। कौन सा इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है आप स्टेट चेंज करोगे तो वहां इनर्शिया आपको तकलीफ देगा चलने में, ठीक है। वो गोल घूम रहा है, कौन सा इनर्शिया आएगा वहां पे, रोटेशनल इनर्शिया। आसान अल्फाजों में क्या कहते हैं उसको, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सॉलिड स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है जरा बताइएगा। एक सॉलिड स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जो आपने पढ़ा है 2/5 mr², ठीक है। और जो दूसरा हॉलो स्फीयर है उसका होता है 2/3 mr²। अगर मैं आपसे पूछूं मास की वैल्यू आप रख लें 10 और रेडियस रख लें 5, सिर्फ मुझे ये बता दें इन दोनों में से इनर्शिया किसका ज्यादा है, सॉलिड स्फीयर का या हॉलो स्फीयर का। जल्दी से, आपका आंसर इसी में छुपा हुआ है।
सॉलिड स्फीयर आंसर सही है, लेकिन लॉजिक इसके पीछे। तो आप जरा दोनों का स्फीयर का इनर्शिया मालूम कर लें। क्या हुआ, 2/5, मास 10 दिया हुआ है और आर कितना है 5 का स्क्वायर, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, I इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4 और 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 4 जा 100। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका आ गया मेरे पास, सॉलिड स्फीयर का कितना आ गया 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब आते इस पे 2/3, मास अब भी 10 और आर आपको दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, डायरेक्ट कर दिया मैंने। अच्छा ये 25 कहां से आया, किसी को कोई मसला तो नहीं है, मैंने यहां पे 5 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दिया। अब थोड़ी सी कैंसिलेशन यहाँ नहीं दिख रही मुझे, 2 10 20, 25 मल्टीप्लाई बाय 25 सॉरी 20 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना हो गया 500, कितना हो गया, और डिवाइडेड बाय 3 तो सम वॉट 100 से ज्यादा 100 से कम। हाँ भाई 100 से ज्यादा 100 से कम, 100 से ज्यादा ही आएगा, मतलब 100 से ग्रेटर ही होगा इसका आंसर। इनर्शिया रोकता है, रेजिस्ट करता है स्टेट चेंज करने में। सॉलिड स्फीयर का इनर्शिया 100 और हॉलो स्फीयर का इनर्शिया ज्यादा। कौन ज्यादा रोकने की कोशिश हो, किसको ज्यादा रोका जाएगा, हॉलो स्फीयर को। इसका मतलब कौन पहले पहुंच जाएगा, सॉलिड स्फीयर। क्लियर हो गई बात। आपने दोनों के इनर्शिया निकाले। इनर्शिया क्या है, रेजिस्टेंस है। जब बॉडी स्टेट चेंज करे तो रेजिस्टेंस है। आपसे पूछ रहे हैं पहले कौन पहुंचा, जो कम रुकेगा वो पहले पहुंचेगा। कम कौन रुक रहा है, जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 100 है, और ज्यादा कौन रुक रहा है, जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 100 से ज्यादा है। इसका आंसर 150 से ज्यादा आएगा, 160 165 आएगा तकरीबन। क्लियर हो गई। तो इसमें आपके पास क्या आ गया, सॉलिड स्फीयर। अ सैटेलाइट इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट if the mass of the planet is doubled while keeping the distance between the satellite and planet constant, how does the gravitational force act on the satellite? डबल कैसे आया, F is equals to G M upon R स्क्वायर। अगर डिस्टेंस सेम रखा, देखें F is equals to G M upon R का स्क्वायर, G कांस्टेंट, इसको भी सेम रख रहा है, मतलब कांस्टेंट। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। अगर इसको डबल करोगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, डबल। डायरेक्ट रिलेशन है। हाँ भी कौन सा मुश्किल आया अभी तक। एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। बिल्कुल ठीक है। बाकी सारी फोर्सेस इंडिपेंडेंट होती है, उनका वर्क डन 0 हो जाएगा जब वो पूरा चक्कर कंप्लीट करेंगी। सिर्फ फ्रिक्शनल ऐसी है जो इंडिपेंडेंट नहीं होती, सरफेस पे डिपेंड करती है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी। इसकी कोई डायरेक्ट लॉजिक नहीं है। इसकी लॉजिक ये, आप चारों की काइनेटिक एनर्जी निकाल के देख लें किसकी ज्यादा है। यही करा था, कौन सा है, 5 kg मास मूविंग एट 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, ये देख भी लीजिएगा आप लोग। A body fallen from a height h, after it has fallen h upon 2 it will possess half potential। क्या हुआ, 100 जूल से नीचे गिर रही है, 50 पे आ गई तो 100 में से 50 काइनेटिक बन गई और 50 कौन बच गई, पोटेंशियल। The escape velocity of a planet depends upon mass and रेडियस बोथ। गुड। फॉर्मूला याद है किसी को, किस फॉर्मूले से आपने इसको सॉल्व करा था, v इज इक्वल्स टू √2gm अपॉन r। तो ये मास पे भी डिपेंड करती है और रेडियस। ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। असल में किस पे डिपेंड कर रही है, मास और रेडियस। The principle of superposition states that, what do we mean by superposition? What do we mean by superposition? है?
बी लगाया है वो तो चलो सही है, आंसर इसका बी है। सुपर पोजिशन क्या होती है? ठीक है, जब दो वेव्स इन फेस हो, दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर लाई कर ले, या दो पॉइंट्स मीट हो जाएं, और ऐसे पॉइंट पे आपने डाइपोल वाली डेरिवेशन करी थी जहां आपने सबको प्लस कर दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड को, E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। तो क्या होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या होता है? वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फील्ड्स। यानी अगर उस फर्ज करो 100 वेव्स थी, यानी 100 पॉइंट एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, तो सारे पॉइंट कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? E1 प्लस E2 प्लस E3 और अप टू 100। आपने सारे वेक्टर्स को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ये मैंने करवाया था बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर 0। ये मैंने करवाया था कि अगर एक कंडक्टर और उसमें सारे चार्जेस हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितनी मिलती है? 0। गुड। फॉर अ स्फेरिक, ये भी करवाया था। फॉर अ स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, इनसाइड तो 0, आउटसाइड क्या लगेगी कि वो जो सारे चार्जेस हैं वो कहां दिख रहे होंगे मुझे? सेंटर के ऊपर। क्यों? सर्किल में हर चीज सेंटर पे दिखती है मुझे, रेडियस सेम डिस्टेंस की वजह से, क्योंकि वो तो एक दूसरे के ऊपर होंगे ना 3D में। तो इसका बेहतर ऑप्शन कौन सा है? ऑल चार्जेस कंसेंट्रेटेड एट द सेंटर। मैं आखिर में पूछूंगा किसके कितने सही हुए, ऐसे तुम लोगों को पता ही होगा। अगला बताइएगा, ये तो पढ़ा है आप सब ने। द फ्लक्स थ्रू अ फ्लैट सरफेस ऑफ एरिया ए इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E is maximum when the surface area is perpendicular to E। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया विच इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी क्या हुआ, आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह है E। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होगा? जब जो एरिया हो वो परपेंडिकुलर हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा हो? 90, तभी आपके पास फ्लक्स पैदा होगा, वरना फ्लक्स पैदा नहीं होगा। और होता है क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में? होता है क्या है, जब फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो फर्स्ट करो ये रोटर है, मतलब जनरेटर का वो हिस्सा है जो घूमता है, तो जब ये घूमेगा तो हर पॉइंट पे फील्ड को डिस्टर्ब करेगा। फील्ड डिस्टर्ब हुई, फ्लक्स हुआ, फ्लक्स आ गया एरिया से, फ्लक्स चेंज हो, एरिया चेंज होने से फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ जनरेट होना शुरू हो गया। अगला, इन विच डायरेक्शन डज एन इलेक्ट्रॉन मूव व्हेन प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में प्लेस भागेगा जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस होगा? कौन सी डायरेक्शन होगी? ओपोजिट। ओपोजिट क्यों होगी? क्योंकि जब दोनों इलेक्ट्रिक चार्जेस सेम आएंगे तो उसको धक्का देंगे, धक्का देंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां भागेगा? ओपोजिट डायरेक्शन में भागेगा। द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑस्किलेटिंग सिस्टम। ऑस्किलेटिंग सिस्टम कैसा बनाते हैं? तो भाई ये होगा ही टाइम, और ये हो गया उसका एम्पलीट्यूड यानी कि डिस्टेंस। ये कौन सी वेव है? अगर ये वेव, इसी को मैं अगर थोड़ा सा बनाऊं और अगर ये वेव ऐसे शुरू हो जाए, अब कौन सी हो गई? ये तो साइन थी जो 0 पे 0 है, ये 0 पे 1 है, ये कौन सी हो गई? तो साइन भी हो सकती है और कोसाइन भी हो सकती है। तो इसका आंसर क्या हुआ? अ साइन एंड कोसाइन कर्व। अ हेवीली डैम्प्ड सिस्टम। डैम्प्ड सिस्टम क्या होता है? डैम्प्ड सिस्टम क्या होता है? डैम्प्ड ऑस्किलेशंस क्या है? देखो मैं बना के दिखा रहा हूं, बाकी आप लोग बता देना। डैम्प्ड ऑस्किलेशंस,
इस पॉइंट पर आके 0 हो गया, क्या हुआ होगा? एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? खुद से हो रहा है, कोई वजह होगी ना। आप पार्क में वो जो झूला होता है उसको आपने ऐसी हवा में छोड़ दिया, क्या होगा? थोड़ी सी देर एज्यूम कर रहे हैं आप, उसको देख रहे हैं झूले को, क्या होगा आपके सामने? क्या चलता रहेगा? क्या होगा? टाइम टू टाइम स्लो होता रहेगा, एक वक्त आएगा रुक जाएगा। किसने रोका? जिन ने। कौन रोक रहा है? एयर रेजिस्टेंस। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें एयर रेजिस्टेंस अपना रोल प्ले करे, जिसमें एयर रेजिस्टेंस फ्रिक्शन की वजह से उसको रोकने की कोशिश करे, ऐसा सिस्टम डैम सिस्टम। और जो डैम सिस्टम की ऑस्किलेशंस हैं वो कहलाती हैं डैम्ड ऑस्किलेशंस। अब मुझे एक बात बताइएगा, जो फ्रीक्वेंसी है, समझिएगा, जो फ्रीक्वेंसी है टाइम के साथ साथ कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? फ्रीक्वेंसी टाइम के साथ कम हो रही है, ज्यादा हो रही होगी। पहले वो 1 सेकंड में इतना लंबा चक्कर ले रहा था, क्या अगले सेकंड में उतना ही लंबा जाएगा? कम हो रहा है। इसका मतलब एक चेंज हो रही है फ्रीक्वेंसी, और इस ग्राफ के अंदर दूसरी क्या चीज चेंज होती हुई दिख रही है? एम्पलीट्यूड। तो कौन सा ग्राफ हो गया? एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ग्राफ। आप खुद देखें ना, एम्पलीट्यूड इसको कहते हैं, हर वेव के बाद ये एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है और फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। पहले वो 1 सेकंड के पहले वो ज्यादा टाइम लेगा क्योंकि वो दूर जाएगा, फिर जब उसको करीब जाना होगा वो कम टाइम लेगा। तो पहले 2 सेकंड में एक वेव बन रही है, फिर अगले में 1-1 सेकंड से कम में भी एक वेव बनना शुरू हो गई। तो एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ग्राफ। समझ आ गई ये वाली कहानी? हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना डिमॉन्स्ट्रेट द वेव नेचर ऑफ लाइट? पोलराइजेशन। अच्छा, एमडी कैट में फिजिकल ऑप्टिक्स नहीं है, ऐसे ही है? चेक करें, फिजिकल ऑप्टिक्स नहीं है, चेक करना, चेक करना। मैंने 159 वापस डीसी सर्किट्स नहीं है। कुछ चीजें सुन लें जो आप लोगों ने शायद अभी पढ़ी भी नहीं होंगी। डीसी सर्किट्स आपके लिए नहीं है एमडी कैट के लिए, स्पेसिफिकली फॉर एमडी कैट की बात कर रहा हूं। दूसरा, जो आपके पास चैप्टर नंबर 22 था ना, जहां आपने ट्रांजिस्टर्स वगैरह पढ़े थे, वहां पे सिर्फ आपके पास एक टॉपिक है पीएन जंक्शन। अब वो डायोड में भी होगा और वो ट्रांजिस्टर में भी होगा, बट पीएन जंक्शन। जीना डायोड नहीं पढ़ना होगा। इसी तरह पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर एक और चीज, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने सिर्फ गेट्स पढ़ने, बेसिक है बहुत। तो ये 3-4 चीजें हैं जो देख लिएगा आप लोग। वापिस आ जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड वेव डिटरमाइन इट्स पिच? ये मैंने पढ़ाया था। पिच के अंदर मैंने आपको 2 साउंड पढ़ाए थे, श्रिल और ग्रेव। किस पे डिपेंड कर रहे थे? फ्रीक्वेंसी। अच्छा, क्यों भाई? जरा देखिएगा, ये था ग्रेव साउंड और ये था श्रिल। किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा? श्रिल, रिपीटिशन ज्यादा है तो इसका। अच्छा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी पिच ज्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी पिच कम। इसका मतलब पिच किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पे। चलें अगला। द स्पीड ऑफ अ साउंड इन अ गैस इन विच 2 waves of wavelength 50 and 50.4 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेस 6 बीट्स पर सेकेंड। क्या फॉर्मूला लगाया? अच्छा, ये समझ ही नहीं आया। आपके पास डेल्टा एफ बराबर होता है किसके? F1 माइनस F2। अब मसला यह है कि आपको तो F1 F2 दिया हुआ ही नहीं है, फिर क्या दिया हुआ है? जरा देखिएगा, ये क्या चीज होगी? लैम्डा। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या होती है? 340। तो सॉल्व कर लें और आंसर बता दें। सॉल्व कर लें और आंसर बता दें कितना आया। अच्छा, 1 मिनट, सॉरी, आपको v ही निकालना है, इन एक्चुअल v निकालना है। लैम्डा आ चुका है और आपको 6 बीट्स दिया हुआ है पर सेकंड। जरा देखिएगा 1 मिनट,
इसको सॉल्व करते हैं। डेल्टा एफ आपको दे दिया 6, ये बराबर हो गया किसके, v अपॉन लैम्डा माइनस v अपॉन लैम्डा। F1 है तो लैम्डा 1, F2 है तो लैम्डा 2। स्पीड ऑफ साउंड गैस के अंदर ही है ना, तो सेम ही रहेगी दोनों तरफ। क्या चीज कॉमन हो गई, अंदर क्या बचा, 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2। लैम्डा 1 की वैल्यू बताइएगा, और लैम्डा 2 कितना, 50 अच्छा भाई, इसको कन्वर्ट कर लें अगर 50 को मीटर्स में, वहाँ आंसर सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में ये ना, तो 50 का मतलब 50 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो गया, 0.5, और ये कितना हो जाएगा 0.504 v। हाँ भाई, अब कितना होगा, इस पूरे को सॉल्व करे तो, और यहां पर आपको 6 गिवन है। इस पूरे को जरा ब्रैकेट को सॉल्व करके आंसर बताएं कितना आया। अगर मैं इसको लूं 1 डिवाइडेड बाय 0.5 कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाय 0.5 कितना होगा, 0.5 का मतलब क्या हुआ, हाफ, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय हाफ कितना हो गया, 2, और ये कितना हो जाएगा, 2 से थोड़ा कम, लेट से कितना हो जाएगा 1.98, तो v तकरीबन कितना आएगा 0.02। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मैं अप्रोक्सीमेट पे ही चल रहा हूं अभी। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं 2 एक्सपोनेंट माइनस 2, ठीक है, और यहां 6, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो 6 अपॉन 2 एक्सपोनेंट माइनस 2, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस का 2 ऊपर गया तो, और ये तकरीबन कितना हो गया 300। अब मैंने ये अप्रोक्सीमेट पे करा है, तो सारे आंसर इसके करीब हैं, इसको फिर पूरा करना पड़ेगा भाई। अच्छा भाई, हाँ नहीं, इसका आंसर कैलकुलेटर दिखाना, ये बस 1 डिवाइडेड बाय 0.504 करना, कितना आया, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग सारे, जरा 1 को पॉइंट, मीटर, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करा। हाँ अच्छा, ये जरा देखिएगा भाई, 1 डिवाइडेड बाय 0.504, इसका आंसर आ रहा है 1.984, और जब मैं इसको 2 से माइनस कर रहा हूं 2 तो ये आंसर बन रहा है 0.02 की जगह 0.016। अब फिर वही काम कर देता हूं मैं, इसको मैं 16 बना देता हूं, तो भाई ये हो गया 16, और एक्सपोनेंट कितना, माइनस का 3, ठीक है। अब ये कैंसिलेशन नहीं होगी, बस देखते हैं क्या बनता है ये। इधर देख लीजिएगा बेटा, 2 मिनट, v निकालना है, 6 डिवाइडेड बाय 16 एक्सपोनेंट माइनस 3, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, इधर देख लो भाई सारे, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। अब ये बन गया 3 अपॉन 8 एक्सपोनेंट माइनस 3। अच्छा भाई, माइनस का 3 ऊपर जाएगा तो 3 एक्सपोनेंट 3 का मतलब कितना हो गया, 3000 डिवाइडेड बाय 8। 3000 को 8 से डिवाइड कर लें, कितना आया, ये लो चेक करते हैं भाई, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूं, 2 4 जा 8,
2 1s are 2, 2 5s are 10, 00. 2 2s are 4, 2 7s are 14, 2 5s are 10 और 0. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 7s are 14 और 2 5s are 10. तकरीबन इसका आंसर कितना आ गया? 375 के आसपास वाला. कौन सा हुआ? अच्छा, एक दफा और देख ले भाई सारे गर्ल्स. आपके पास डेल्टा एफ बराबर था किसके? F1 माइनस F2. दिस इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी. और बीट फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई थी? 6. एफ नहीं पता. एफ बराबर होता है किसके? V अपॉन लैम्डा माइनस V अपॉन लैम्डा. गैस के अंदर स्पीड हमेशा सेम रहेगी. तो F1 है तो लैम्डा 1, F2 है तो लैम्डा 2. 6 इज इक्वल्स टू V कॉमन 1 अपॉन लैम्डा 1. लैम्डा 1 आपको दिया हुआ था 50 सेंटीमीटर. इसको कन्वर्ट करा 50 अपॉन 100 तो ये हुआ 0.5 मीटर. लैम्डा 2 50.4 अपॉन 100 तो लैम्डा 2 हो गया 0.504. तो 1 अपॉन 0.50 माइनस 1 अपॉन 0.504. 1 अपॉन हाफ. 1 अपॉन हाफ का मतलब क्या हो गया? 2. और ये इससे थोड़ा सा बड़ा है. यानी आप एज्यूम करें कि ये इससे 504 है, ये 50 है, तो ये इससे 2 टाइम्स कम हो जाएगा. छोटा सा 0.02 कम. तो 0.02 का मतलब हो गया ये कितना हो गया? 1.98. और अगर मैं एक्चुअल निकाल लूं जो मैंने अभी निकाला भी था ऊपर 1.984. अब जरा देखिएगा भाई 2 माइनस 1.984 कितना होगा? जरा खुद से कर लें. यह आया था 0.016. मैं पॉइंट्स में कैलकुलेशन करने से थोड़ा सा गुरेज करता हूं क्योंकि वो कैंसिलेशन और डिवीजन मुश्किल है. मैं डेसिमल को कितनी दफा आगे शिफ्ट कर दूं? 3 दफा. V 3 दफा जाने के बाद ये हो गया 16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 और यहां क्या आ गया? 6. अब V निकालना है. ये पूरा मल्टीप्लाई और इधर आएगा तो अभी मैं कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा. -3 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? +3. तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल्स टू V. अच्छा 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 इसका मतलब 6000 डिवाइडेड बाय 16. कैंसिलेशन करनी है आप 2 के टेबल से शुरू कर लें, आप 8 के टेबल से शुरू कर लें, और किसी को 16 आता है तो वो 16 से कर ले. मैं 8 से शुरू करता हूं. 8 2 जा 16, 8 7 जा 56. कितना बचा? 4. 8 5 जा 40. कितना बचा? सिर्फ 0. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10. V कितना हो गया आपके पास? 375 मीटर पर सेकेंड. चले भाई आगे. और इसके करीब करीब का आंसर कौन सा बन रहा है? 378 इसका करेक्ट आंसर. अच्छा अगला ये तो बता दें यार आप लोग. 161. द स्पीड ऑफ वेव इन अ मीडियम इज 760. स्पीड आ गई. If number of waves are 3600 और 2 minutes टाइम दिया हुआ है, its wavelength is, हमारे पास फॉर्मूला होता है V is equals to F lambda. ठीक है भाई. V कितना दिया हुआ है आपको? 760. लैम्डा मालूम करना है, F नहीं पता. लेकिन अगर आप गौर करें तो F के लिए आपको नंबर ऑफ वेव्स और टाइम दिया हुआ है. तो F बराबर होता है नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम टेकन. 760 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव्स कितनी है? 3600. 2 मिनट कितने सेकंड्स हो गए? 120. कैंसिल कर दें. 0 से 0 गया. 12 1 जा 12, 12 3 जा 36 और 0. तो 760 इज इक्वल्स टू 30
लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 760 अपॉन 30, डिवाइड करें, आंसर बता दें कितना। चले भाई आंसर, आगे बढ़िएगा। हाँ भाई, इफ VA, VH and VM, speed of sound in air, speed of sound in hydrogen और speed of sound in a metal are at same temperature, then क्या होगा भाई। मैं आपको रिलेशन समझा देता हूं दोबारा। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ठीक है, और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। तो इसका मतलब स्पीड इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास कम होगा उसमें स्पीड ज्यादा होगी। क्यों? अगर मास ज्यादा होगा डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा हुई तो स्पीड क्या हो जाएगी? कम। मास कम, डेंसिटी कम, स्पीड ज्यादा। अच्छा, सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लें, एयर और हाइड्रोजन इनमें से किसका मास कम है? हाइड्रोजन का। एयर का होता है तकरीबन 60 ग्राम, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिला के। हाइड्रोजन का मास कम है, तो हाइड्रोजन का मास अगर कम है तो इसका मतलब हाइड्रोजन में एयर से ज्यादा स्पीड होगी। तो ऑप्शन के अंदर एक चीज मुझे क्लियर है, स्पीड इन हाइड्रोजन ज्यादा होगी स्पीड इन एयर से। इतनी बात समझ आई? सबसे ज्यादा साउंड की स्पीड होती किसमें? सॉलिड, लिक्विड या गैस? तो इन तीनों में से सॉलिड कौन सा था? मेटल, एयर या हाइड्रोजन? तो इसका मतलब मेटल में सबसे ज्यादा, फिर हाइड्रोजन में और फिर किसमें? एयर में। अच्छा भाई, इन लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके n is equals to n naught e minus lambda t, the ratio of n upon n naught किसके बराबर था? रिलेटिव एक्टिविटी, जिसका फॉर्मूला था a is equals to lambda n, और lambda n बराबर होता है किसके? n upon n naught के। प्रोटॉन नंबर कब बढ़ेगा? जब क्या चीज निकले? अगर पॉजिटिव निकलेगा तो प्रोटॉन नंबर कम होना चाहिए। अगर प्रोटॉन निकलेगा तो भी मसला है, अल्फा निकलेगा तब भी मसला है, न्यूट्रॉन निकलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोटॉन नंबर कब बढ़ेगा? जब उसके अंदर से निकले कौन सा पार्टिकल? नेगेटिव बीटा पार्टिकल। इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, अगर लेंथ 4 टाइम्स बढ़ गई तो टाइम पीरियड कितने टाइम बढ़ेगा? फॉर्मूला याद है? T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, T इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L। अगर ये 4 टाइम्स बढ़ गया तो टाइम पीरियड कितने टाइम्स बढ़ जाएगा? 2 टाइम्स। ये रहा ना, इंक्रीजेस 2 टाइम्स। 166 बताइएगा भाई। हाँ भाई, 166 क्या होगा? दे विल डिफ्लेक्ट इक्वली। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एंटर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर विद द सेम मोमेंटम। तो प्लस वाला इधर, दोनों एक डिफ्लेक्ट बराबर से ही होंगे। तो क्या आएगा? दे विल डिफ्लेक्ट इक्वली। कौन सी वेव्स हैं? 165 क्या करूं? अच्छा, एक और चीज, सॉरी, यहां पे मेरी बात सुनिएगा। इन्होंने फ्रीक्वेंसी पूछी है, टाइम पीरियड नहीं पूछा। अगर टाइम पीरियड 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो फ्रीक्वेंसी 2 टाइम क्या हो जाएगी? डिक्रीज। क्या हुआ था? आपसे कह रहे हैं T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट L। अगर 4 गुना लेंथ बढ़ी तो टाइम पीरियड 2 गुना बढ़ेगा।
टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उल्टा है, तो टाइम पीरियड 2 गुना बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी 2 गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ ये चेंज कर लीजिएगा, सॉरी मैंने टाइम पीरियड पढ़ा था वहाँ, डिक्रीजेस 2 टाइम्स। कौन सी वेव्स हैं जिन्हें मीडियम चाहिए, ना कैनिकल वेव्स। द चार्ज टू मास रेशियो कितना होता है, 1.76 एक्सपोनेंट 11 C अपॉन kg। गुड, प्लीज ये तो निकाल ले यार। द कांस्टेंट पावर आउटपुट ऑफ अ मशीन इज 6 वॉट, एनर्जी डिलीवर्ड इन 2 मिनट्स 720 जूल्स। कैसे आया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, डी क्या है, अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स अ फोर्स इफ द चार्ज पार्टिकल मूव्स ऑपोजिट। अगर आपको याद है तो चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगती है वो होती है क्यू वी भी साइन थीटा, और ये मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल कितना हो 90। इसका मतलब कैसी होनी चाहिए, अब परपेंडिकुलर वाला ऑप्शन कौन सा है वो बता दो जी। डिफ्लेक्ट इक्वली, दे विल डिफ्लेक्ट इक्वली। चले भाई कुछ रहेगा मेरे ख्याल से, बस लास्ट है। इफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम टर्मिनेट इन द सेकेंड ऑर्बिट का नाम क्या है, बाल्मर सीरीज, लेमन बाल्मर पैशन ब्रैकेट पी फंड। हाँ भाई किसके कितने सही हुए, लाइन से गलत हुए। अच्छा ये मुश्किल थे, ऑन अ सीरियस नोट, अभी नहीं लग रहे, मुश्किल तो नहीं थे। मतलब आप ये जरूर कह सकते हैं कि ठीक है एक आध एमसीक्यू ऐसा था जिसमें आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट चाहिए। हाँ सॉरी, चले भाई कौन सा था नंबर यार, क्या चीज, हाँ इसकी इक्वेशन गलत है और ये डेरिवेट होगी पूरी, ये डेरिवेट होना है पूरा। अच्छा भाई इक्वेशन देखिएगा जरा सारे, इक्वेशन दी हुई है 2t³ माइनस 9t स्क्वायर इधर बेटा प्लस 12t और पहले तरह t वाला बताइएगा, इसमें एक और t है माइनस का 3t, माइनस का 3t और क्या दिया हुआ है प्लस का, और दिया हुआ है शायद प्लस का 12। इक्वेशन देखिएगा यही है, क्या करवाई थी, अच्छा तुम लोगों ने इसका आंसर क्या लगाया, 36 से करा है। अच्छा आपने 12 की जगह 36 करा है, 36t, यानी यहाँ -3t की जगह आपने कर दिया इसको 36t। अरे यार ये माइनस में था प्लस में था, बस ये इक्वेशन अब सही हो गई, अगर प्लस में है तो कोई मसला नहीं है, सही है। अब आपसे सवाल में इन्होंने कहा ये कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, उसकी पोजीशन आपको इस पॉइंट से दे दी s मीटर में, t सेकेंड में, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 3। आप सबने क्या करा, t की जगह 3 रख के सॉल्व कर दिया और क्या आंसर आया 36। चेक करो क्या आया t। अगर आप अभी मैं ये पूछ रहा हूं आप लोगों ने क्या करा, आप लोगों को जो समझ आया आप लोगों ने ये करा कि t की जगह रखा 3, थर्ड सेकेंड पे ही पूछा है ना आपसे क्या पूछ रहे हैं, एट t इज इक्वल्स टू 3, तो आपने करा ये होगा s इज इक्वल्स टू 2
3 का क्यूब माइनस 9, 3 का स्क्वायर प्लस 36, 3 प्लस 12 कितना हो गया 2। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 2 मल्टीप्लाई बाय 27 कितना 9 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9 कितना हो गया 81, 36 3 जा 108 प्लस 12 बताइएगा क्या आंसर आया। बताइएगा क्या आंसर आया। अगर आपने ये करा है तो सरासर गलत करा है। अच्छा करा ही नहीं, तुक्का मारा है। अगर ये करा है तो सरासर गलत करा है। क्यों? सवाल जरा चेक करिएगा, आपसे इन्होंने क्या पूछी है वेलोसिटी, और आप किसकी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं डिस्टेंस की। पहली चीज समझ आ गई, डिस्टेंस को वेलोसिटी बनाना है या डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी बनाना है, क्या करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब इसका मतलब है मुझे लेना पड़ेगा चेंज होना चाहिए ना डिस्टेंस, यानी मुझे लेना पड़ेगा डी बाई डी टी ऑफ एस ऑन बोथ साइड्स। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो अब आपने क्या करा, डी बाई डी टी ऑफ एस इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी। इक्वेशन रिपीट करिएगा मेरे साथ, क्या है भाई, हाँ प्लीज, 2t क्यूब माइनस 90 स्क्वायर प्लस 36t प्लस 12। ठीक है भाई। अब डेरिवेटिव निकालना किस किस को आता है, नहीं आता। एक सिर्फ x का बता रहा हूं, d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर n। ठीक है, बहुत सिंपल सा काम करना है। जब आपने डेरिवेटिव लेंगे इसका तो आप सबसे पहले x की एक पावर कम कर देंगे। ठीक है, ये कोई मसला। जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो x की एक पावर क्या कर देंगे कम, और जो भी x के ऊपर पावर थी वो यहां आ जाएगी। ये बात समझ आई आप लोगों को। अब जरा करके देखते हैं एक इक्वेशन। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेना है तो सबसे पहले x की पावर उतारो यहां। अच्छा एक चीज का ख्याल रखना, जब डेरिवेटिव लेते हैं तो ये दो चीजें सेम होनी चाहिए। अब आप यहां देख लीजिएगा, यहां भी t और यहां भी क्या है t। सबसे पहले ये पावर उतारनी है, तो पावर उतरी तो पहले से क्या मौजूद था 2, 2 3 जा 6, और x की एक पावर कम कर दो तो क्या हो जाएगी 2। अगला वाला पावर पहले उतारते हैं तो 2 9 जा, और स्क्वायर से एक पावर कम हुई तो क्या हो गया 1। इसके ऊपर कौन सी पावर है 1, 1 को 36 से मल्टीप्लाई करा, और अब t की एक पावर कम हो गई तो t की पावर 0 क्या होगी 1, यानी कि खत्म। इस और किसी सिंपल नंबर का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0। यहां कोई भी नंबर होगा, खाली नंबर 0। समझ आया डेरिवेटिव? फिर बताऊं, फिर देख लो, मैं रिपीट कर रहा हूं, जरा देखना। फर्ज करें आपके पास डेरिवेटिव इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले को सॉल्व कैसे करते हैं, n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब अगर आपको फर्ज करें डी एक्स लेना है एक्स स्क्वायर का, या चले ऐसा कर लेते हैं 3x स्क्वायर का, तो सबसे पहले आप पावर उतारेंगे, तो पावर उतारी तो वो 3 भी लिखा हुआ था, मल्टीप्लाई हो गई, और x के ऊपर जो पावर है उसमें से एक कम कर दिया, तो ये क्या हो गया 6x की पावर 1। अब मैंने क्या करा, मैं दोबारा इस स्टेप को करके दिखा रहा हूं ताकि सिर्फ क्लियर हो जाए, क्योंकि आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा हुआ डेरिवेटिव, लेकिन ये ऐसे सवाल आते हैं भाई। अच्छा, d बाई डी टी ले रहा हूं 2t का, सबसे पहले मैं पावर उतारता हूं, पावर उतारी 3 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ था 2, और t की पावर एक कम कर दी 3 माइनस 1, माइनस इसका d बाई डी टी लिया, सबसे पहले पावर उतारी, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ था 9, और t की पावर एक कम कर दी, प्लस सबसे पहले पावर उतारी, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ था 36, और t की पावर एक कम कर दी,
अच्छा, फिर मैंने क्या करा, नंबर का डेरिवेटिव कितना, 0। कोई भी नंबर हो उसका डेरिवेटिव कितना होगा, 0। एक्स वाई जेड कोई भी नंबर हो, पाई भी लिखा हुआ हो, पाई एक नंबर है ना, 3 पॉइंट समथिंग, 0। कॉन्स्टेंट्स के डेरिवेटिव 0 होते, आसान अल्फाजों में से। अब आपको मैं याद दिलाता हूं, आपने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जब वहां पर आपने टी को 0 करा, इंटीग्रेट करा, तो आपने वहां लिख दिया मोमेंटम सेम हो गई। इंटीग्रेशन कांस्टेंट का होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एनी नंबर इज कांस्टेंट, या इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज कांस्टेंट। 0 को इंटीग्रेट करेंगे कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को डेरिवेट करेंगे तो 0 हो जाएगा। उल्टे हैं दोनों, कांस्टेंट को डेरिवेट करें 0, 0 को इंटीग्रेट करें तो कांस्टेंट। तो बस एक बात आपने याद रखनी है, अभी के लिए नंबर का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। अब ये कितना हो गया, 6t 3 - 1 2, 2 9 जा 18, और इसके ऊपर पावर क्या आ गई, 1। 36 1 जा 36, 1 - 1 कितना हो गया, 0, और एनी पावर 0 इज इक्वल टू दिस। अब ये बन गया ds अपॉन dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये कहलाएगा वेलोसिटी, और टाइम कितना दिया हुआ था, 3। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, 18 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 36 कितना हो गया, 6 9 जा 36 इसका आंसर है, लेकिन इसका तरीकेकार ये है, तब भी 0। नंबर कोई सा भी हो, उसके साथ अगर कोई वेरिएबल नहीं है और 0 होता, हम लिखते ही क्यों, ठीक है। नंबर कोई सा भी हो, 1 से लेके इंफिनिटी, उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 है। चले भाई, दैट्स ऑल। किसके, अच्छा ऐसे ना रैंडम करते, 36 में से 30 से ज्यादा किसी के सही है, 20 प्लस 26, गुड। और खुदा ना खास्ता 10 माइनस, चले भाई, अल्लाह हाफिज।